गांव के किनारे बसे पुराने कब्रिस्तान की कहानियां गांव में पीढ़ियों से चली आ रही थीं। गांव के बुजुर्ग अक्सर युवाओं को इस कब्रिस्तान के पास जाने से मना करते थे। उन्होंने हमेशा कहा कि यह जगह सिर्फ दिन में ही सुरक्षित है, रात होते ही यहाँ की हवाओं में डर और खौफ समा जाता है। पर रवि, अनिकेत और सोनू जैसे युवाओं को ये बातें सिर्फ दकियानूसी और मनगढ़ंत कहानियां लगती थीं। उनकी युवा और जिज्ञासु मानसिकता इस प्रकार की कहानियों को चुनौती देने की ओर प्रेरित होती थी। रवि, अनिकेत और सोनू बचपन से ही अच्छे दोस्त थे। गांव के हर खेल में वे साथ होते, हर मुसीबत का सामना भी मिलकर करते। उनके लिए इस दुनिया में कोई भी चुनौती इतनी कठिन नहीं थी कि उसे पार न किया जा सके। लेकिन इस बार की चुनौती कुछ अलग थी। गांव के बुजुर्गों से सुनने को मिला था कि उस कब्रिस्तान में रात्रि के समय भूत प्रेत और आत्माएं घूमती हैं। कई गांव वालों का ये भी कहना था कि रात को अगर कोई उस कब्रिस्तान के पास से गुजरता तो उसे अजीब सी आवाजें और हलचल महसूस होती थी। एक दिन जब ये तीनों दोस्त गांव की चौपाल में बैठे थे, तभी सोनू ने बाकी दोनों से एक ऐसी बात कही जिसने उनका ध्यान तुरंत खींचा। उसने कहा, तुम लोगों ने कभी सोचा है कि इस कब्रिस्तान के बारे में जो भी कहानियां सुनाई जाती हैं, वे कितनी सच्ची हो सकती हैं? कहीं ये सिर्फ बुजुर्गों की हमारी मजाक उड़ाने की चाल तो नहीं है? सोनू के इस सवाल पर अनिकेत ने गंभीरता से सिर हिलाया। मुझे भी ऐसा ही लगता है। अगर वहां सच में कुछ होता तो अब तक किसी ने देखा क्यों नहीं? रवि ने उनकी बातों पर थोड़ा सोचा और फिर बोला, क्यों न हम खुद ही जाकर देख ले। हम इस हफ्ते की रात उस कब्रिस्तान में जाएंगे और खुद पता लगाएंगे कि वहां क्या है। सभी ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताई। उस सप्ताह का शुक्रवार चांदनी रात का समय तय किया गया। तीनों ने तय किया कि वे रात के 12 बजे के बाद कब्रिस्तान में प्रवेश करेंगे, जब चारों ओर सन्नाटा और गहरा अंधेरा होगा। वे जानना चाहते थे कि क्या वहां वाकई में कुछ ऐसा है जो डराने वाला हो। शुक्रवार का दिन आ गया। दिन के समय तीनों ने सामान्य तरीके से अपने अपने काम किए, लेकिन उनके मन में रात की योजना के बारे में लगातार उत्सुकता बनी रही। रात के करीब 11 बजते ही तीनों अपने अपने घरों से चुपचाप निकले। उनके पास टॉर्च, कुछ रस्सियां और एक कैमरा था जिससे वे सबूत इकट्ठा कर सके। गांव की गलियों से होते हुए वे कब्रिस्तान के पास पहुंचे। ये जगह गांव के कोने पर थी जहां से जंगल शुरू हो जाता था। जैसे ही वे कब्रिस्तान के गेट के पास पहुंचे, उन्हें ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ जो उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर गया। गेट के दोनों ओर ऊंची ऊंची झाड़ियां थीं, जिनके पीछे का रास्ता बिल्कुल अंधकार में था। सोनू ने सबसे पहले गेट की ओर हाथ बढ़ाया और धीरे धीरे उसे खोला। गेट खुलते ही लोहे की कड़ियों की चरमराहट से रात का सन्नाटा और भी गहरा हो गया। तीनों ने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। जैसे ही वे अंदर घुसे, उन्होंने महसूस किया कि यहाँ की हवा बाहर से कितनी अलग थी। हवा में एक अजीब सा भारीपन था, जैसे यहाँ की हर चीज, हर कण किसी अनजान रहस्य को छुपा रही हो। कब्रों पर फैली बेलें, उन पर उगे हुए काले फूल और हर तरफ फैला सन्नाटा, सब कुछ बहुत ही डरावना था। रवि ने सबसे आगे बढ़ते हुए टॉर्च की रोशनी से रास्ता दिखाना शुरू किया। टॉर्च की हल्की हल्की रोशनी में पुरानी टूटी हुई कब्रों के पत्थर और उन पर उकेरी गई धुंधली तिथियां दिखाई दे रही थीं। कुछ कब्रों पर पत्थर हटा हुआ था और अंदर से गहरा अंधकार झांक रहा था। कुछ दूरी पर चलते चलते वे एक पुराने मकबरे के पास पहुंचे। यह मकबरा गांव के सबसे धनी जमींदार का था, जिसे बहुत साल पहले दफनाया गया था। मकबरे के पास पहुंचते ही रवि ने महसूस किया कि यहाँ की हवा और भी ठंडी हो गई थी। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, अनिकेत ने धीरे से कहा। सोनू और रवि भी सहमत थे, लेकिन उन्होंने अपने डर को जाहिर नहीं किया। वे जानना चाहते थे कि आगे क्या है। मकबरे के पास पहुंचकर तीनों ने वहां रुकने का फैसला किया। सोनू ने कैमरे को बाहर निकाला और मकबरे की तस्वीरें खींचने लगा। तभी मकबरे के अंदर से कुछ हलचल महसूस हुई। तीनों ने चौंक कर एक दूसरे की ओर देखा। ये क्या था? रवि ने धीमी आवाज में पूछा। शायद अंदर कोई जानवर होगा, अनिकेत ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी डर साफ झलक रहा था। लेकिन तभी मकबरे का दरवाजा थोड़ा सा खुल गया और अंदर से एक बहुत ही तेज और ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। उस हवा के साथ ही तीनों को एक अजीब सी महक आई, जैसे कुछ सड़ा हुआ हो। वे दरवाजे की ओर बढ़े, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, सोनू ने घबराते हुए कहा। ये जगह अच्छी नहीं लग रही। लेकिन रवि ने मना कर दिया। नहीं, हमें देखना चाहिए कि अंदर क्या है। अगर हम अभी भाग गए तो कभी पता नहीं चल पाएगा कि यहाँ क्या है। आखिरकार तीनों ने हिम्मत जुटाई और मकबरे के अंदर झांकने लगे। अंदर का दृश्य बेहद भयावह था।
मकबरे के बीचों बीच एक पुराना ताबूत रखा था जिसके ऊपर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि ताबूत का ढक्कन थोड़ा सा हटा हुआ था, जैसे किसी ने उसे हाल ही में खोला हो। रवि ने आगे बढ़कर टॉर्च की रोशनी ताबूत के अंदर डाली। अंदर का दृश्य देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। ताबूत के अंदर एक कंकाल था जो पूरी तरह से बिखरा हुआ था, जैसे उसे किसी ने हाल ही में छेड़ा हो। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि उस कंकाल के ऊपर किसी ने ताजे खून से कुछ अजीब से निशान बनाए थे। ये क्या है? अनिकेत ने कांपते हुए पूछा। यहाँ तो कोई और ही खेल चल रहा है, हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए। सोनू ने भी सहमति में सिर हिलाया, लेकिन रवि अभी भी कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। ये निशान, ये तो किसी तंत्र मंत्र जैसी चीज लग रही है। लगता है कि यहाँ कोई अघोरी या तांत्रिक आता होगा। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ और सोच पाते, मकबरे के अंदर से एक तेज आवाज आई, जैसे किसी ने जोर से चीख मारी हो। तीनों दोस्त डर के मारे उछल पड़े और तुरंत मकबरे से बाहर की ओर भागे। बाहर आकर उन्होंने देखा कि चारों ओर अंधकार और भी गहरा हो गया था। हवाओं की सिसकियां अब जोर पकड़ चुकी थीं और उन्हें लगा जैसे वे अकेले नहीं थे। तभी अचानक उन्होंने देखा कि कब्रिस्तान के दूसरे छोर पर कुछ हलचल हो रही थी। उन्होंने ध्यान से देखा तो पाया कि वहां कुछ छायाएं चल रही थीं। वे इंसानों की तरह दिखती थीं, लेकिन उनका हाव भाव और चाल बहुत ही अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे वे हवा में तैर रही हो। सोनू ने डर के मारे कैमरा गिरा दिया। ये क्या हो रहा है? ये कौन लोग हैं? रवि और अनिकेत ने भी उस दिशा में देखा। वे छायाएं धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगीं। उनके चेहरे धुंधले थे, लेकिन उनकी आंखें चमक रही थीं, जैसे रवि और अनिकेत ने भी उस दिशा में देखा। वे छायाएं धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगीं। उनके चेहरे धुंधले थे, लेकिन उनकी आंखें चमक रही थीं, जैसे वे उन तीनों की आत्माओं को चीरकर देख रही हो। भागो! रवि ने चिल्लाया और तीनों दोस्त एक साथ दौड़ पड़े। लेकिन कब्रिस्तान का रास्ता अब उन्हें और भी लंबा और अजनबी लगने लगा था। जैसे जैसे वे दौड़ते, उन छायाओं की संख्या बढ़ती जा रही थी। हवा में उनके पैरों की आहटें गूंज रही थीं, लेकिन उस आवाज में अब कई और आहटें भी मिल रही थीं, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। भागते भागते उनका सांस फूलने लगा था। सोनू सबसे पीछे रह गया था और वह बार बार पीछे मुड़कर देखता जा रहा था। उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। उसने घबराते हुए कहा, मुझे लगता है कि हम बच नहीं पाएंगे। रवि और अनिकेत ने सोनू को पकड़कर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी एक अजीब सी चीख सुनाई दी। ये चीख इतनी भयानक थी कि तीनों की नसों में खून जम गया। सोनू ने देखा कि एक छाया उसके बहुत करीब आ चुकी थी। वह चीखता हुआ गिर पड़ा और जमीन पर रेंगने लगा। मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो। रवि और अनिकेत ने सोनू की मदद करने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जकड़ गए थे। उन्होंने देखा कि छाया धीरे धीरे सोनू के ऊपर झुकने लगी। उसकी आंखें जल रही थीं और वह अपने हाथों को सोनू की ओर बढ़ा रही थी। रवि और अनिकेत ने एक अंतिम प्रयास किया और सोनू को खींचने लगे, लेकिन वह छाया इतनी ताकतवर थी कि उसने सोनू को अपनी पकड़ में जकड़ लिया। सोनू की चीखें रात के सन्नाटे को चीरने लगीं। उसकी चीखें सुनकर रवि और अनिकेत के होश उड़ गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। उन्होंने एक आखिरी बार सोनू की ओर देखा और उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन छाया ने उसे पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया और उसे घसीटते हुए अंधकार में गायब हो गई। रवि और अनिकेत के सामने अब सिर्फ अंधेरा था। वे कुछ पल के लिए स्तब्ध खड़े रहे, लेकिन फिर उनमें से कुछ होश वापस आया। उन्हें समझ में आ गया कि अगर वे यहाँ और रुकते हैं तो उनकी भी वही हालत होगी जो सोनू की हुई। बिना एक शब्द बोले वे दोनों जान बचाने के लिए जितनी तेजी से दौड़ सकते थे दौड़ पड़े। उनके पीछे हवाओं में अब भी सोनू की चीखें गूंज रही थीं। कब्रिस्तान का गेट उन्हें दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी भयानक भूल भुलैया में फंस गए हों। दौड़ते दौड़ते अनिकेत की हिम्मत भी जवाब देने लगी। वह अचानक रुक गया और जमीन पर गिर पड़ा। रवि ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन अनिकेत ने कहा, रवि, हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। ये जगह हमें मार डालेगी। नहीं अनिकेत, रवि ने उसे झकझोरा, हमें निकलना होगा, हम यहाँ नहीं मर सकते। लेकिन अनिकेत की आंखों में अब सिर्फ हार दिख रही थी। उसने थके हुए स्वर में कहा, रवि तुम भागो, मैं अब और नहीं दौड़ सकता। रवि ने अनिकेत को छोड़ने से मना किया, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि वह छाया फिर से उनके करीब आ रही थी। उसने अनिकेत को उठाने की कोशिश की, लेकिन अनिकेत ने उसके हाथ झटक दिए। भागो रवि, खुद को बचाओ। रवि की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसे अब समझ में आ गया था कि अनिकेत ने हार मान ली थी।
उसने अपने दोस्त को आखिरी बार देखा और फिर गेट की दिशा में दौड़ पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में दर्द, लेकिन वह जानता था कि अगर वह रुका तो उसकी भी वही हालत होगी। भागते भागते रवि की हिम्मत भी जवाब देने लगी, लेकिन तभी उसे दूर से गेट की एक झलक दिखाई दी। उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण जगी। वह अपनी सारी ताकत जुटाकर गेट की ओर दौड़ा। जैसे ही रवि गेट के पास पहुंचा, उसने पीछे मुड़कर देखा। छाया ने अनिकेत को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया था और वह अब उसकी ओर बढ़ रही थी। रवि ने डर के मारे गेट को जोर से खोला और बाहर कूद पड़ा। उसने गेट को पीछे से बंद कर दिया और कब्रिस्तान से बाहर भागता चला गया। गांव की सड़कों पर दौड़ते हुए रवि के पैर लड़खड़ा रहे थे। वह पूरी तरह से हाँफ रहा था, उसकी सांसें उखड़ रही थीं और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जैसे ही वह अपने घर पहुंचा, उसने दरवाजा जोर से बंद कर लिया और खुद को अंदर से लॉक कर लिया। रात भर रवि अपने कमरे में कांपता रहा। उसकी आंखों के सामने बार बार सोनू और अनिकेत की चीखें और वे भयानक छायाएं आती रहीं। उसने बिस्तर के कोने में दुबक कर पूरी रात बिताई, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अगली सुबह गांव के लोग रवि के घर के बाहर इकट्ठा हुए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन रवि ने कोई जवाब नहीं दिया। जब दरवाजा तोड़ा गया तो उन्होंने रवि को बिस्तर पर बेसुध पाया। उसकी आंखों में खौफ और चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें थीं। गांव वालों ने उसे डॉक्टर के पास ले जाया, लेकिन डॉक्टर भी उसकी हालत देखकर हैरान रह गया। रवि ने होश में आने के बाद भी किसी से बात नहीं की। वह बस एक ही बात कहता रहा, वे आ रहे हैं, वे आ रहे हैं। कब्रिस्तान के उस भयानक रात ने रवि की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। सोनू और अनिकेत का कभी कोई पता नहीं चला। गांव में लोगों ने कई बार उनकी तलाश की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। गांव में उस रात के बाद से कब्रिस्तान की कहानियां और भी भयानक हो गईं। लोग अब वहां दिन में भी जाने से कतराने लगे। रवि की हालत भी कभी सुधर नहीं पाई। वह हर रात डर के मारे जागता रहा। उसे लगता था कि वे छायाएं कभी भी उसे लेने आ सकती हैं। धीरे धीरे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और कुछ सालों बाद उसकी मौत हो गई। कहा जाता है कि रवि की आत्मा अब भी उस कब्रिस्तान के आसपास भटकती है और उसकी चीखें रात के अंधेरे में सुनी जा सकती हैं। गांव के लोग अब उस कब्रिस्तान का नाम लेने से भी डरते हैं। वे कहते हैं कि जो भी उस कब्रिस्तान के करीब जाएगा वह कभी वापस नहीं आएगा। इस कहानी के साथ गांव में एक और बात भी प्रचलित हो गई। लोग कहते हैं कि जो कोई भी उस भयानक रात की कहानी सुनेगा, उसे भी वही छायाएं अपनी गिरफ्त में लेने आ सकती हैं। इसलिए अगर आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो सावधान रहें। शायद वे छायाएं